बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 115 मुलाहिज़ा फरमाएं। जब वो एक औरत पर होने वाले मुज़ालम और बच्चों के देन पर उनके असरात का जिक्र कर रहा था, मगर ये तलखी भी गैर ज़ाती थी। मेरा मतलब है, अगर वो किसी अजनबी औरत और उसके बच्चों का जिक्र करता तब भी उसका लहजा ऐसा ही तलख हो जाता। एक तरफ ये दीवानगी, दूसरी तरफ जिंदगी का ये शऊर कि उसने टेप सुनकर तमाम मालूमात हासिल की और उन्हें अदालत तक पहुंचा दिया। क्या आदमी था। हमारे घर पहुंचने तक शाम हो गई। रिजवी साहब लान पर बैठे थे, लेकिन अकेले नहीं थे। वो दीन मोहम्मद से किसी बात पर बहस कर रहे थे जो मीर मोहम्मद का भाई था। हम करीब जाके बैठे तो हमने देखा कि रिजवी साहब का मूड खराब था। मुझे अफसोस है सर, थाने वालों ने मीर मोहम्मद के कत्ल और उसकी बीवी के अगवा के केस में दिलचस्पी नहीं ली। अभी तक किसी को इस शक में तफ्तीश के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया। वो बोला, तुम्हें अगर किसी पर शक है तो बताओ। रिजवी साहब ने कहा, और तुम क्या चाहते हो, केस CIA या क्राइम्स ब्रांच वालों के सुपुर्द कर दिया जाए? उसके लिए तुम्हें DIG क्राइम्स के पास जाना चाहिए। वो कहते हैं पुलिस खुद ही कोई केस ट्रांसफर कर सकती है। दीन मोहम्मद ने तलखी से कहा, हालांकि कुछ वाकयात बिल्कुल वाज़ेह हैं और एक ही सिलसिले की कड़ी हैं। मसलन आपके इस्लामाबाद जाने से पहले मुझे बेहोश करके और बांध के पीछे आपके सर्वेंट क्वार्टर में डाल दिया गया। उधर मेरा भाई गायब हो गया और थाने की हदूद में से उसकी बीवी को उठा लिया गया। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है कि तुम्हें नॉकआउट करने वाले और तुम्हारे भाई के घर में वारदात करने वाले वही लोग थे, तो बताते क्यों नहीं? रिजवी साहब ने कहा, मेरा ख्याल है किसी को तुम्हारे खानदान से दुश्मनी थी। बस इसी खानदानी तनाज़ा और इंतकाम की लाइन पर तफ्तीश जारी है, जो सरासर गलत है। हमारा कोई दुश्मन नहीं था, हमारा कोई खानदानी तनाज़ा नहीं था, ना जमीन जायदाद का, ना रिश्ते नाते का। दीन मोहम्मद ने कहा, असल बात यह है सर कि दोनों जगह वारदातों के पस मंजिर में इत्तफाक की कोई वजह नहीं है। मुझे यहाँ किसके लिए हिफाजत पर मामूर किया गया था और मीर मोहम्मद किसके खिलाफ कत्ल के इल्जाम की तफ्तीश कर रहा था। मेरे कान खड़े हुए। वो नाम लिए बगैर मेरा हवाला दे रहा था, लेकिन मैं उम्दन खामोश रहा। तुम सिकंदर बख्त को तफ्तीश में शामिल करना चाहते हो तो मुझे कोई इतराज नहीं, रिजवी साहब ने कहा। अलबत्ता ये बात मुंतकी तौर पर अजीब सी लगेगी कि मैं सिकंदर बख्त की जिंदगी को महफूज नहीं समझता। इसकी वजूहात थी, पहले के वाकयात, और वो यहाँ अकेला रह गया था, इसलिए मैंने आर्जी तौर पर तुम्हें तैनात किया। अब तुम कहोगे कि इसी ने तुम्हें मार बांध के डाल दिया, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। अगर वो तुम्हें निजात ना दिलाता तो हमारी वापसी तक तुम वहीं पड़े रहते और खुदा मालूम उस वक्त तक क्या हो जाता। तुम किसी को मदद के लिए भी मुतवज्जो ना कर सकते। फिर मुझे इसका सबब बताओ, यानी फर्ज करो सिकंदर ने ऐसा किया तो क्यों किया? ये तो तफ्तीश करने वाले मालूम कर सकते हैं सर, दीन मोहम्मद बोला। लेकिन आप मजीद इत्तफाकात पर गौर करें। मीर मोहम्मद के घर में पेश आने वाले वाकयात और उसके बीवी बच्चों के अगवा का पता किसने चलाया? ASI शेख ने? यह गलत है। रिजवी साहब के नफी में सर हिलाने से कबल ही मैंने कहा, पहले तुम गए थे, तुमने दरवाजा खुला पाया था और सबसे पहले तुमने खुद ही अंदर की तबाही का नजारा देखा था। मैं और शेख तो बाद में पहुंचे, लेकिन उस वक्त मैं साथ नहीं था जब तुमने और शेख ने मीर मोहम्मद की आधी लाश दरियाफ्त की थी। वो तेज लहजे में बोला, इससे क्या साबित होता है? रिजवी साहब ने कहा, जो कहना है साफ कहो। साफ क्या कहूँ सर, सब कुछ तो आपके सामने है। वो बोला, इसी शख्स की वजह से सब कुछ हुआ, इसी की हिफाजत करते हुए मुझ पर कातलाना हमला हुआ, इसी के केस की तफ्तीश करते हुए मेरा भाई मारा गया। ये उस वक्त भी मौजूद था जब मीर मोहम्मद के घर तबाही का पता चला, और इस वक्त भी जब उसकी अधूरी लाश निकाली गई। ये और इसका दोस्त ASI शेख, फिर इसके सर के बारे में भी रिपोर्ट मिली कि एक गाड़ी में था, वो गाड़ी यही चला रहा था। पेट्रोल पंप वालों ने उसका नंबर तक देख लिया था, लेकिन वो गाड़ी मिस राबिया कारी की साबित हुई, जो इसकी वकील है। इन्होंने कह दिया कि वो गाड़ी में इस्लामाबाद गई है। इससे किसी ने सवाल तक नहीं किया। देखो दीन मोहम्मद, ये सब कुछ लिख के तुम DIG साहब को दरख्वास्त दे दो, रिजवी साहब ने कहा। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे ज़हन में शुबात की नोयत क्या है। तुम्हारे ख्याल में सिकंदर बख्त ने पहले तुम्हें नॉक आउट किया, फिर दीन मोहम्मद को कत्ल करके कहीं गाड़ा, लेकिन उसका सर अपने साथ ले आया। फिर सिकंदर बख्त ने दीन मोहम्मद की बीवी और बच्चों को अगवा किया और मारा पीटा, और राबिया ने इसकी मदद की। ASI शेख ने इसकी मदद की। पुलिस इसलिए तफ्तीश से गुरेज कर रही है कि सिकंदर से मेरा कोई ताल्लुक है। वो अब गुस्से में थे, तुमको जज्बात ने पागल कर दिया दीन मोहम्मद, इसलिए मैं तुमको कसूरवार नहीं समझता। तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो चुकी है। तुम आजाद हो। एक एक दरख्वास्त सबके खिलाफ दे दो और देखो नतीजा क्या निकलता है। तुम्हें दिमाग के मुआयने के लिए भेज दिया जाएगा। आप चाहेंगे तो ऐसा ही होगा सर, दीन मोहम्मद उठते हुए बोला। लेकिन मुझे नौकरी की परवाह नहीं। मुंह बंद रखो, बैठो इधर और मेरी पूरी बात सुनो, रिजवी साहब ने गर्ज के कहा। ये दुनिया जानती है कि मीर मोहम्मद किस कुमाश का आदमी था और ASI शेख कैसा आदमी है। इसमें मेरी गवाही शामिल नहीं होगी। मुझसे सुनो कि मीर मोहम्मद क्यों मारा गया। अगर तुम आज अदालत में होते तो एक ऐसे शख्स की जबान से सारी कहानी सुन लेते जिसका नाम भी शायद तुमने नहीं सुना होगा। मीर मोहम्मद ने अपनी तबाही का सामान खुद किया था। उसने एक टेप गायब कर दिया था
ताकि 2 अफराद के कत्ल का जुर्म साबित हो जाए, लेकिन खुद उसकी बीवी ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। मीर मोहम्मद का झूठ साबित हो चुका है। उसने किसके कहने पर ऐसा किया था और किया था तो टेप अपने पास क्यों रखा था, यही वो जुर्म था जिसकी वजह से वो मारा गया। उसकी बीवी को शोहर के जुर्म की सजा मिली, अंजाम एक ही हुआ लेकिन असबाब मुख्तलिफ थे। मीर मोहम्मद अपने लालच के बायस कत्ल हुआ और उसकी बीवी ने जो कुछ किया वो उसके नामा अमाल में एक नेकी बन के लिखा गया। उन दोनों के बच्चे महफूज हैं, कल का अखबार पढ़ के देखना। दीन मोहम्मद का जोश व खरोश कुछ कम हो गया। मेरा मतलब ये नहीं था सर, मुझे मतलब मत समझाओ। मैंने तुमसे ज्यादा नौकरी की है और इससे ज्यादा पेचीदा नोयत के मुकदमात देखे हैं। रिजवी साहब ने कहा, तुमको शिकायत है कि राबिया कारी एडवोकेट ने झूठ बोला। तुम्हारे लिए सब दरवाजे खुले हुए हैं, थाने जाओ, बराह रास्त SDM को शिकायत लिखवा दो या DIG को, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ASI इकराम शेख ने तो इस्तीफा दे दिया है, अगर अभी तक मंजूर नहीं हुआ है उसके खिलाफ दूसरी दरख्वास्त लगा दो कि जब तुमने अपने भाई के घर की हालत देखी तो वो क्यों मौजूद था, एक गुमनाम इतला पर उसने निस शब को कार्रवाई क्यों की और तुम्हारे भाई की लाश बरामद क्यों की। गुमनाम शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। अच्छा था अगर वो लात पर लात रखे थाने में बैठा रहता। अब रह गया सिकंदर, इसके खिलाफ अलग तहकीकात शुरू करा दो कि इसने तुम्हें क्यों आजाद किया। ये साबित करना चाहो तो कर देना कि इसी ने तुम्हें बांधा था। ये नुक्ता भी उठाना कि ASI इकराम शेख के साथ ये क्यों मौजूद था। ये सब अपनी अपनी जवाबदेही कर लेंगे। मेरे खिलाफ भी एक दरख्वास्त दे दो कि मैं मुजरिमों की पुश्त पनाही कर रहा हूँ। मुझे परवाह ना होगी, मेरा माजी बेदाग है और जमीर मुतमईन है। अगर इल्जाम तुम्हारे बेटे पर होता तो क्या तुम उसे निकाल सकते थे घर से? फिर ये तवक्को मुझसे क्यों रखती हो कि मैं सिकंदर को इस घर में रहने दूं या ना दूं? हालांकि वो मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है और इसकी हैसियत पहले भी इस घर में एक फर्द की थी जब इस पर कत्ल का कोई इल्जाम नहीं था। और दीन मोहम्मद, इसे जब फांसी हो गई ना तो इसकी लाश लेने वाला वारिस मेरे सिवा कोई नहीं होगा, समझे? दीन मोहम्मद के चेहरे का रंग उड़ गया। रिजवी साहब खुश गुफ्तार और खुश अखलाक आदमी थे और अपने किसी मातहत पर यूं बरम नहीं होते थे। शायद इसी रवैये ने दीन मोहम्मद को इस जिसारत पर उकसाया था कि उनके सामने आके ओल फोल बकना शुरू कर दिया था। अब रिजवी साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। जो बात उसकी नाकस अकल में इसलिए नहीं आ रही थी कि उसकी राह में जज्बात आयल थे, वो उसकी समझ में आ गई थी और उस पर 14-15 तबक रोशन हो गए थे। खादम जो चाय अंदर से लाके दरमियान में रख गया था वो पड़े पड़े ठंडी हो गई थी। अंकल रिजवी ने मोहसिन से कहा कि वो दूसरी चाय मंगवाए। मोहसिन के अंदर जाते ही दीन मोहम्मद ने इजाजत चाहिए। बैठो, अभी चाय पी कर जाना, रिजवी साहब ने हुक्म दिया। वो अब सिगार का कोना काट रहे थे और निस्बतन पुरसकून थे। तुम पुलिस में हो दीन मोहम्मद, उन्होंने कुछ देर बाद कहा। ये बताओ कि क्या इस शहर में होने वाले अगवा, कत्ल और दीगर तमाम जराइम का सुराग लगाने का जिम्मेदार मैं हूँ? अभी तुमसे पहले इस मुहर्रर की बीवी आई थी, उसने रो रो के मेरे पाँव पकड़ने की कोशिश की जैसे मेरे सिवा उसके गुमशुदा शोर को कोई नहीं ला सकता। DIG को वो पहले ही दरख्वास्त दे चुकी है और उस पर अहकामात भी सादर हो चुके हैं। मेरे पास क्या अलादीन के चिराग का जिन्न है जिसे मैं हुक्म दूं और वो पलक झपकने में मसला हल कर दे? ये सब थाने CIA, FIA, SP, DSP और सूबों के DIG और IG आखिर किस लिए बैठे हैं? क्या तुम इसी तरह DIG के घर जा सकते थे और उनसे इतनी देर तक इसी लहजे में बात कर सकते थे? लेकिन मैं समझता हूँ तुम हमदर्दी के मुस्तहिक हो। सिकंदर बख्त का सारा केस मालूम है तुमको। तुम्हें मालूम है राबिया के साथ क्या कुछ हुआ? क्या उनके लिए मैंने कोई खुसूसी कोशिश की? पुलिस के सारे महकमे को लाइन अप कर दिया? कोई खुसूसी टीम तश्कील दी उन मामलात की तफ्तीश के लिए? क्या तुमसे पहले उनका हक नहीं था? मुझे अपने इख्तियारात से तजावुज करना होता और अपनी अफसरी से नाजायज मदद करनी होती तो इनकी ना करता। जाके रिकॉर्ड चेक कर लेना। मुझे इस निज़ाम इंसाफ पर एतमाद है। एक अदालत के ऊपर दूसरी है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ जो लोग बैठे हैं अपनी अकल, ज़ानत और तजर्बे से इस मुकाम तक पहुंचे हैं और खुदा ने उन्हें झूठ सच में तमीज़ करने की बेबना सलाहियत से नवाजा है। किसी से गलत फैसला होता है तो इसलिए कि उसके सामने हक़ाइक़ को मसख करके पेश किया जाता है। गवाह झूठ बोलते हैं लेकिन किसी ना किसी बरेले पर उनकी तलाफी हो जाती है और फैसला हमेशा सही होता है और ऐन इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होता है। मैं एक इंतज़ामी अफीसर हूँ। आइंदा मेरे पास आने की बजाय इंसाफ करने वालों से रुजू करना। शिकायत किसी के खिलाफ भी हो मेरे पास मत आना। चाय पीते हुए मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि हमने मीर मोहम्मद के बारे में अंकल को पहले ही सब कुछ बता दिया था, वरना इस इंकिशाफ के बाद कि उसका सर फॉक्स वैगन से दस्तयाब हुआ था वह मैं कभी ना बख्शते। मैं और मोहसिन नहाए सादतमंदी से खामोश बैठे रहे। हमारा केस रिजवी साहब खुद लड़ रहे थे, चुनाचे हमारा दीन मोहम्मद से लड़ना हालात को हमारे खिलाफ कर देता। थोड़ी बहुत झाड़ पड़ने की उम्मीद अब भी थी क्योंकि उनका मूड बेहद खराब था। दीन मोहम्मद से उन्होंने जो कुछ कहा वो मुदल्लल और नाकाबिले तरदीद था। चुनाचे वो अपना सा मुंह लेकर चला गया तो हमारी शामत आई। देखा तुम दोनों ने, जिंदगी में कभी किसी बातयात की हिम्मत नहीं हुई थी कि मेरे सामने तो क्या मेरे घर आके इस किस्म की बातें कर सके
उन्होंने खफगी से कहा, और तुम लोगों के हम चुमन दीगरे नेस्त अभी तक नहीं समझे हो कि दुनिया किस ढब पर जा रही है। मालूम होता है दोनों मिलकर इस पूरे निजाम की इस्लाह किए बगैर दम नहीं लोगे। वो और जाने क्या कुछ बोलते, लेकिन अंदर से राबिया ने नमूदार होकर उन्हें तलब किया। आंटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप देख लें, डॉक्टर को बुलाना है कि हॉस्पिटल ले जाएं। राबिया ने कहा। रिजवी साहब सब कुछ भूल गए, अपना गुस्सा, चाय की आधी प्याली और बुझा हुआ सिगार छोड़ के वो अंदर लपके। क्या हुआ बेगम रिजवी को? मैंने हैरान और परेशान होकर कहा। तुम्हारा सर, राबिया ने बर्तन उठाते उठाते कहा। वो सब सुन रही थी। फिर ये उचकन खान आ गए चाय के बहाने और हाथ पैर जोड़ने लगी कि आंटी हम तो मारे गए, बस किसी तरह अंकल को अंदर बुला ले। बड़े शर्म की बात है खान साहब। मैंने शर्मिंदा होकर मोहसिन को डांटा। क्या था अगर हम जाड़ की एक डोज पी जाते? इनकी तबीयत वाकई खराब थी। मोहसिन डिठाई से बोला। मैंने कहा आप लेट जाएं और अंकल को बुला ले, हमारी जान बख्शी भी हो जाएगी। रहमदिल खातून ने इस गुनाहगार की दरख्वास्त को सिर्फ एक कबूलियत बख्शा, लेकिन अब उसका ये मतलब भी नहीं कि यहाँ बेफिक्र बैठे दान निकालते रहो। राबिया ने कहा। उठो अंदर जाके देखो। मैं और मोहसिन फौरन उठे और अंदर दौड़े। जरूरत से ज्यादा फर्मा बरदारी और अलर्ट होने का मुजाहरा करते हुए हमने डॉक्टर को बुलाने पर इसरार किया, लेकिन बेगम रिजवी ने सब कुछ समझते हुए बात टाल दी। राबिया ने ऐसी परेशान किया सबको, बस जरा सा सर में दर्द था इसलिए एस्प्रिन खा के लेट गई, अब ठीक है। रिजवी साहब वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए और सिगार सुलगाने लगे। अच्छा हो गया आज। उन्होंने अदालती कार्रवाई का हवाला दिया। आपने कमाल कर दिया अंकल। मैंने कहा। मुझे उम्मीद ना थी कि जमील सदीकी जिंदा सलामत वापस जा सके। जमील सदीकी? वो कौन है? उन्होंने बेख्याली में कहा। अच्छा वही मदीर सदाए वक्त, वो बस इतनी जल्दी करना पड़ा सब इंतजाम के मैं खुद मुतमईन नहीं था। बात समझने में भी जरा देर लगी, मगर खैर तुम लोग जाओ, नहाना धोना होगा। मैंने और मोहसिन ने इतनी आसानी से गुलू खुलासी पर खुदा का शुक्र अदा किया और बाहर आ गए। मोहसिन को वाकई गुस्ल करना था और फिर उसका इरादा इस्लामाबाद टेलीफोन करने का था। मैंने मुंह हाथ धो के राबिया के कमरे का रुख किया। दरवाजा अंदर से बंद था। कौन है? उसने मेरी मखसूस दस्तक पहचान लेने के बावजूद कहा। शुराफा। मैंने कहा सॉरी, ये तो जमा का सीगा है। वाहिद का मुतकल्लम हकीर फकीर पुर तकसीर तालिब खैरात हुसन। माफ करो फकीर साहब। उसने दरवाजा खोल के झांका। हट्टे कट्टे वो भीख मांगते शर्म नहीं आती? मैं जबरदस्ती अंदर दाखिल हो गया। पहले आती थी अब नहीं आती। मैंने कहा। वो आईने के सामने बाल संवार रही थी। उसके गहरे स्याह बालों को यूं खुला हुआ मैंने पहली बार देखा था। इस नज़ारे हुसन ने मुझे पल भर के लिए मबहूत कर दिया था। राबिया ने आईने में मुझे देखा और उसका रंग गुलाबी हो गया, लेकिन उसने पलटे बगैर कहा। क्या सोच रहे हो? जो कुछ सोच रहा था वो तो नहीं बताऊंगा। मैंने कहा। तुम कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हो? मुझे कहाँ जाना है? वो बोली। जाना है? मैंने कहा मेरे साथ आओ और मैं तुमको लेकर ही जाऊंगा। उसे घूमकर मुझे देखा। नसीबो दुश्मना दिमाग पर कुछ असर मालूम होता है, वो बोली और मुस्कुराई। मसला बहुत संगीन है राबिया। मैंने घुटने समेट कर सोफे पर बैठते हुए कहा। और नहीं हुआ तो हो जाएगा, लेकिन ये मसला फिलहाल कानून नहीं है, अखलाकी और माशरती है। इसको हल करने में तुम्हारी मदद बल्कि रजा दरकार है। मैंने तुम्हारे सारे मसाइल हल करने का ठेका नहीं ले रखा है। जब देखो मसला कभी कोई और बात भी कर लिया करो। कसम खुदा की अगर मैंने वो बातें शुरू कर दी ना तो तुम एक मिनट नहीं ठहरोगी यहाँ। मैंने बिन्ना कर कहा। दीवारों से सर फोड़ता रह जाऊंगा मैं। तुमको वाकई मेरे साथ चलना है, मुझे, तुमको और मोहसिन को। लेकिन कहाँ? वो मुझे संजीदा देख के बोली। अंकल नाराज होंगे, गाड़ी भी नहीं है। अंकल बिल्कुल नाराज नहीं होंगे और हम उन्हीं की गाड़ी में जाएंगे। मैंने कहा। इकराम शेख के घर? उसके घर में कोई तकरीब है? वो बोली। तकरीब कुछ तो बैरे मुलाकात चाहिए। नहीं, उसने मदऊ किया है। मैंने कहा। खुद मैंने कहा था कि हम आएंगे, मकसद सिर्फ मुलाकात नहीं है। मैं तुमको नाजली से मिलवाना चाहता हूँ, शेख की बहन से। राबिया हंसी। भाई मिलना है तो तुम जाके मिलो उससे, मुझे साथ क्यों घसीटते हो? कबाब में हड्डी। मैं भी ये सारा मेकअप खराब कर दूंगा, मुंह पर ये मल दूंगा मैंने ऐश ट्रे को उलट कर हथेली पर खाली किया और बाल बना दूंगा घोंसला। मैं जारहाना तरीके पर आगे बढ़ा। बात सुनोगी संजीदगी से या नहीं? अरे अरे पागल हो गए हो? वो घूम कर बेड के किनारे पर जा खड़ी हुई। अच्छा कहो क्या बात है? मैं फिर सोफे पर बैठ गया। शेख की ये बहन नाजली उर्फ नादो बेरिल ये वबाले जान बन रही है। बहुत कम सिन है, नादान है और उसे कुछ मालूम भी नहीं मेरे बारे में। क्या मालूम नहीं? तुम्हारा कच्चा चिट्ठा तो अखबारों में आता रहता है। और वो है ASI शेख की बहन। फिर वही, मैंने उसे धमकी के अंदाज में कहा। उसे नहीं मालूम कि मैं अब मोहब्बत नहीं कर सकता, किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। आई सी। राबिया संजीदा होके बोली। और वो तुम्हें मजबूर कर रही है किसी से मोहब्बत करने पर? कौन है वो? वो मुझ पर हजार जान से फरिश्ता हो गई है, तुम्हारी तरह। मैंने चिल्ला के कहा। उसे नहीं मालूम कि मैं तुम पर मरता हूँ। राबिया का रंग उठ गया। खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, ये क्या बचपन है? किसे नहीं मालूम कि कौन किस पर मरता है? मोहसिन ने बिला इजाजत अंदर कदम रंजा फरमा के कहा। यार मोहसिन,
वो जो शेख है ना, उसकी बहन नाजो ने मुझे सख्त परेशान कर रखा है। मैंने कहा अभी मुझे उसका कर्ज चुकाने जाना है। मैंने शेख से कह दिया था कि हम सब आएंगे, अब वहाँ एक ड्रामा करना है। तू किसी तरह नाजो के सामने इंकशाफ करेगा कि राबिया मेरी मंगेतर है और ये कि बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। कोई ना कोई मौका तुझे ऐसा मिल जाएगा जब नाजो होगी या उसके वालिदैन होंगे, शेख भी हो तो कोई हर्ज नहीं। राबिया के चेहरा हया से गुलनार हो गया। सिकंदर ऐसा मत करो, अंकल को मालूम हो जाएगा, हो जाने दो, वो बात की बात है। मैंने कहा असल बात यह है कि मेरे लिए उस लड़की से जान छुड़ाने की और कोई सूरत नहीं। उसे एक ही मर्तबा ये कड़वी गोली निगलने पर मजबूर कर दिया जाए, उम्मीद है उसको भी शफा होगी। बात को पढ़ने से पहले ही खत्म कर देना बेहतर है, वरना ये देख कि शेख अपना दोस्त है, उस लड़की ने ये जज्बाती पेश कदमी जारी रखी तो उसे जरूर मालूम हो जाएगा और उसके एतमाद को ठेस पहुंचेगी। ठेस तो इसके दिल में भी पहुंचेगी। मोहसिन ने गौर फरमा के कहा, और मैंने सुना है ठुकराई हुई औरत जख्म खुर्दा नागन से ज्यादा खतरनाक होती है। आपने अब तक जो कुछ सुना है वो मुझे मत सुनाइए। मैंने कहा राबिया जरा तुम जाके अंकल से गाड़ी की बात करो प्लीज। 9 बजे के करीब हम शेख के घर पहुंचे तो दावत के एहतमाम को देखकर हैरान रह गए। मैंने तो सरसरी तौर पर कहा था कि हम आएंगे, लेकिन वहाँ सब यूं बराए चश्म थे जैसे हमें खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। राबिया ने दिलचस्पी से नाज़ली को देखा जो सादगी के बावजूद बड़े एहतमाम से तैयार हुई थी। राबिया की सूरत पर मुझे किसी जज्बाती तासर का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन नाजो का शगुफ्ता मुस्कुराता चेहरा जरा सी देर के लिए बुझ गया। आपसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, ये राबिया कारी हैं, मशहूर एडवोकेट। मोहसिन ने कहा हमारे साथ ही रहती हैं। हमारे साथ का क्या मतलब? नाजो मुस्कुराई। आपके साथ या आपके साथ? उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। मोहसिन ने मुस्कुरा के कहा जिसे मेरे साथ रहना है वो तो इस्लामाबाद में बैठी है। उसने बड़ी खूबी से और बड़े वादे अल्फाज में सब कुछ कह दिया था। इकराम शेख के वालिदैन मातरत करके जा चुके थे। क्या आप लोग गपशप करें, नौजवानों की महफिल में हम बूढ़ों का क्या काम। और शेख किसी को फोन कर रहा था। चुनाचे मोहसिन ने मौके से फायदा उठा लिया। खाने के दौरान में और वापसी तक नाज़ली बुझी बुझी सी रही। उसकी सारी शुगुफ्तगी और शोखी काफूर हो चुकी थी। शेख ने उसे महसूस किया और नाजो को छेड़ा, मगर उसके मुंह को चुप लग गई। अंकल रिजवी का बहाना करके हम जल्दी लौट आए। रवाना होते ही मुझे यूं लगा जैसे कोई और कार भी हमारे ताकुब में रवाना हुई है। तस्दीक के लिए मैंने अपनी गाड़ी को गलत समतों में वैरान सड़कों पर मोड़ा और रफ्तार कम ज्यादा करके दौड़ाया, लेकिन वो दूसरी गाड़ी बदसूर हमारे पीछे थी। शक मोहसिन को भी हो गया था और उसने पिछली सीट पर बैठे बैठे कई बार पलट के देखा, मगर राबिया के ख्याल से खामोश रहा, जो न जाने किस ख्याल में गुम थी। शायद उसे नाज़ली के दिल पर बीतने वाले सदमे का ख्याल था और वो सोच रही थी कि आज वो खुद नाज़ली की जगह होती तो इसकी ज़हनी कैफियत क्या होती। मुझ पर उसका एतमाद बरकरार था, मगर एक नादान लड़की को शिकस्त देकर उसकी जीत की बताए गुरूर पर फख्र करना उसके लिए मुश्किल था। वो इतनी कमजोर नहीं थी। ताकुब करने वाली गाड़ी 100 गज का फासला बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी। शुबे की अब कोई बात नहीं रही थी और मेरे सामने 2 ही रास्ते थे। एक्सीलरेटर दबा के शहर की खाली सड़कों पर रेस का फिल्मी सीन पेश करूं और उसे जुल देकर निकल जाऊं। इसमें कामयाबी, नाकामी या किसी हादसे के इम्कानात मसावी थे। दूसरी सूरत यह थी कि मैं रुककर पीछे आने वालों को सामने आने का मौका दूं और अगर उनके अज़ाइम गलत हो तो मोहसिन के साथ उनसे 2-2 हाथ कर लूं। लेकिन इसमें भी खतरा ये था कि हमारे मुकाबिल 4-4 हाथ हो या 8-8 तो मुकाबला बराबर का नहीं रहेगा। और फिर राबिया का क्या होगा? सिकंदर, मेरे ख्यालात का तसलसल मोहसिन ने तोड़ दिया। ये कौन है जो हमें घर तक छोड़ने पर कमर बस्ता है? रिजवी साहब के बंदे या हमारे पुराने दोस्तों के नाम है भर? राबिया ने चौंक कर पीछे देखा। उसी वक्त पीछे वाली कार एकदम आगे आई और मैंने अंदाजा किया कि इस ताकतवर मर्सिडीज को तेज रफ्तारी में शिकस्त देना अमलन महाल है। ये तो अब उनसे पूछना ही पड़ेगा। मैंने हेडलाइट्स ऑफ करते हुए कहा, राबिया कोई ऐसी वैसी बात हो तो तुम मत रुकना, मैंने चिल्ला कर कहा और रफ्तार कम करके अचानक ब्रेक लगाए। गाड़ी लेकर निकल जाना। मेरी आवाज तसादुम के हल्के से धमाके में दब गई। मर्सिडीज ने जानबूझ के पीछे से टक्कर मारी थी और मकसद सिर्फ यही हो सकता था कि अब हम दोनों नीचे उतर के अपनी अपनी गाड़ी को देखें, नुकसान का जायजा लें और एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम करार दें। सड़क पर यह तमाशा होता ही रहता है और गलती किसी की हो दोनों बक बक चक चक करके अपनी अपनी राह लेते हैं। कानून की मदद से तलाफी का कोई नहीं सोचता, लेकिन यहाँ टक्कर मारने वाले कुछ और चाहते थे। अगर मकसद हमें हलाक करना होता तो वो पीछे से फायरिंग करते या दस्ती बम फेंक कर फरार हो जाते। लेकिन शिकारी अब दिफाई खेल पर उतर आए थे, क्योंकि वह यकीन कर चुके थे कि हम में से किसी की मौत से उनका कोई मसला हल नहीं होता, वरना यह काम तो बहुत आसान था और बहुत पहले भी किया जा सकता था। उनके अज़ाइम की तकमील हमारे जिंदा गिरफ्तार होने से मुमकिन थी। टक्कर के वक्त गाड़ी सड़क के इंतहाई बाईं जानिब थी, चुनाचे मेरा दाईं सड़क पर उतरना ही मुमकिन था। मोहसिन ने ज्यादा अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया और वो भी उधर का दरवाजा खोलकर निकला जिधर से मैं निकला था।
अगर वो दूसरी तरफ उतरता तो ज्यादा महफूज रहता और छुप के ज्यादा मौसर कार्रवाई कर सकता था। मैंने इंजन बंद नहीं किया था। उतरते उतरते मैंने राबिया को सीट पर घसीट लिया और चिल्लाकर अपनी बात दोहराई, जाओ निकल जाओ। हमारे पीछे आने वाली मर्सिडीज के ड्राइवर ने भी इंजन बंद नहीं किया था। तसादुम से हमारी गाड़ी कुछ आगे हो गई थी। मर्सिडीज हुर्रा के पीछे हुई। अभी हमारे कदम जमीन पर पड़े ही थे कि वो रास्ता काट के इस तरह आगे आई जैसे ड्राइवर का इरादा हमें कुचल देने का हो। मैंने और मोहसिन ने एक साथ जस्ट लगाई, लेकिन मर्सिडीज का अगला दरवाजा हमारी गाड़ी के खुले दरवाजे से टकराया। दोनों दरवाजे टूटकर सड़क पर गिरे और एक खौफनाक आवाज के साथ सड़क की सख्त खुरदरी सतह पर दूर तक घसीटते हुए गए। मैं और मोहसिन अपनी अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन राबिया की खौफजदा नजरों ने अंधेरे में कुछ नहीं देखा था। उसने फर्ज कर लिया था कि हम भी गाड़ी के नीचे कुचले गए। सिकंदर, उसने दहशत ज़दा होकर चीख मारी, राबिया गाड़ी निकाल के ले जाओ। मैंने उसे चिल्ला के जिंदा सलामत होने का सबूत फराहम किया, वरना शायद वो नताइज की परवाह किए बगैर सड़क पर आ जाती। मेरे अंदेशे ये थे कि हमलावर किसी को कत्ल करना नहीं चाहते। मुझ पर दबाव डाल के अपने मुतालबात के सामने सर झुकाने के लिए मजबूर करने का सबसे मौसर जरिया अब यही रह गया था कि वो किसी और की जान या आबरू के बदले में मुझसे सब कुछ ले लें। वो जानते थे कि राबिया और मोहसिन के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, दुनियावी मालो मता भी और अपनी जान भी, लेकिन उन्हें तो सिर्फ एक तहरीर मतलूब थी कि मैं मुसम्मी सिकंदर बख्त वल्द वजीर खान बरदा और रगबत मीर वजीर एंड कंपनी की मलकियत के दावे से दस्तबरदारी कबूल करता हूँ। एतराफ़ शिकस्त की इस दस्तावेज पर दस्तखत के बाद मुझे कुछ नहीं करना था। मेरे करने को कुछ बाकी भी नहीं रहता, लेकिन मेरे लिए मरने वालों का लहू रायगा जाता। अभी तक मैंने कई बार सोचा, मगर कभी ये फैसला नहीं कर पाया था कि वक्त आया और मुझे एक तरफ राबिया, मोहसिन या उनकी तरह किसी और की जिंदगी और मुकाबिल में सब बेगुनाह मरने वालों की आरज़ूए इंतकाम में से किसी का इंतखाब करना पड़ा तो मैं किसे छोड़ूंगा। इस वक्त मेरे साथ राबिया भी थी और मोहसिन भी था, लेकिन शिकारी भी इंतखाब करते तो राबिया को ही ले जाते। वो कानून की अदालत में हमारा दिफा करती थी, लेकिन लाकानूनियत की कुव्वत के मुकाबिल वो हमारे दिफाई इसार का सबसे कमजोर हिस्सा थी, क्योंकि वो बहरहाल एक औरत थी, कमजोर लेकिन मेरी सारी ताकत थी। गाड़ी जो साइड से आगे निकली थी थोड़ा सा घूमकर हमारी कार के सामने रुक गई, यूं कि उसकी तवालत ने सड़क की चौड़ाई में गुजरने का रास्ता बंद कर दिया था। मेरे अंदेशे सच साबित हो रहे थे। वो राबिया को ले जाने आए थे और उसे फरार होने का मौका नहीं देना चाहते थे।